साथियों, जून महीने में भारत सरकार के द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए। भारत सरकार बोले तो राष्ट्रपति के द्वारा 3 ऑर्डिनेंसेस जून में जारी किए गए। ऑर्डिनेंस की जो मियाद है वो 6 महीने और 6 सप्ताह होती है, यानी कि लोकसभा के वापस मिलने पर 6 सप्ताह के अंदर उसे पास करवाना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में ये ऑर्डिनेंसेस जो कि ग्रीष्मकालीन और मानसून सत्र के मध्य में लाए गए थे, उन्हें पारित करने के लिए भारत की संसद के समक्ष यानी लोकसभा के समक्ष 14 सितंबर को टेबल किया गया, 16 सितंबर को पास होने रखा गया और लोकसभा से वो फाइनली पास हो गए। अब वर्तमान परिस्थिति क्या है कि लोकसभा से वो सत्र से वो बिल पास हो गए, अब वो राज्यसभा जाएंगे। अगर वो वहां से भी पास हो जाते हैं तो ये बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएंगे। राष्ट्रपति अगर इस पर अपनी अनुमति दे देता है तो ये बिल एक एक्ट बन जाएगा और इसे गैजेट पेपर में यानी भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। और ये बना हुआ जो बिल है जो कि एक्ट का रूप धारण कर लेगा, ये बिल कौन सा है तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 बिल हैं जो कि ऑर्डिनेंसेस थे और वर्तमान में बिल बन चुके हैं। कौन कौन से बिल हैं? नंबर 1 मेरे प्यारे साथियों, जिसका नाम है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, नंबर 1। नंबर 2 है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, नंबर 2। और नंबर 3 पर है असेंशियल कमोडिटी बिल, नंबर 3 पर। अब मेरे प्यारे साथियों, मैंने पूरा आपको संसदीय व्यवस्था का तरीका तो बता दिया कि किस प्रकार से ये बिल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन अब बड़ा मुद्दा समझना यह है कि इनका विरोध क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है इन बिलों के अंदर। आइए मैं एक एक करके सारी चर्चा करता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। अब इसका मतलब क्या है तो मैं एक एक करके यहां नंबर डाल रहा हूं, सबके बारे में चर्चा की जाएगी। बेफिक्र होकर के समझिए और अपने सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन्हें समझाइएगा। एक शिक्षित नागरिक की तरह बिहेव करें और लोगों को सही जानकारी प्रसारित करें। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे वो देख लीजिएगा। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों बताऊंगा इस पूरे मुद्दे के। पहला है फार्मर्स बोले तो किसान, प्रोड्यूस यानी उत्पाद करने वाला, ट्रेड बोले तो व्यापार और कॉमर्स बोले तो वाणिज्य बिल। इसमें क्या किया जाएगा? प्रमोशन किया जाएगा और उसको सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पहला बात तो यह है मेरे प्यारे साथियों कि इस बिल में ऐसा क्या प्रस्तावित है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें प्रस्तावित है कि कोई भी किसान अपना सामान, ध्यान से सुनिएगा और आप अंत में निर्णय लीजिएगा कि क्या हो रहा है भारतीय पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। पहले मुद्दा समझते हैं। कोई भी किसान, मान लीजिएगा कि आपके घर में खेती होती है, तो आपको उस खेती के माध्यम से जो पैदा हुई फसल है उसे किसी एक मंडी में बेचने के लिए बाध्य नहीं रहना होगा। आप उस एक मंडी के स्थान पर जहां पर भी चाहें, यानी कि देश में अगर आपको कोई भी ऐसी जगह लगे जहां पर आप अपने खेत में उत्पादित की गई फसल को बेच सकते हैं, आप अपनी फसल को बेचने जा सकते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है इस वाले आर्टिकल के, इस वाले बिल के अंदर। पहली बात। फिर आप पूछेंगे, कई विद्यार्थी मेरे इनोसेंट हैं जो अभी तक जो खेती बाड़ी है उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, तो चलिए मैं आपको थोड़ी जानकारी और दे देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि भारत की अभी भी 75% आबादी गांवों में है और आपके पिताजी, आपके दादाजी डेफिनेटली गांव से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि देश जब आजाद हुआ था तो 95% जो लोग थे असल में वो गांव से ही थे। तो मेरे प्यारे साथियों, उनसे जाके मालूम करिएगा। मैं आपको कुछ जानकारी देता हूं। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, यदि आपके गांव में खेत है या कभी थे, तो असल में आपके गांव में खेत से जो फसल पैदा होती है ना, उस फसल को ले जा करके आपको उसे नियरेस्ट जो मंडी होती है उसमें बेचना होता है। नियरेस्ट मंडी में जब आप उसे बेचने जाते हैं, आप दाम बढ़िया से लेकर के आ जाते हैं। तो बोले हाँ, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? तो मैंने कहा भाई, अब आपसे कहा जा रहा है कि नियरेस्ट मंडी में मत बेचिए, जहां मन में आए वहां बेचिए। इसका मतलब है आप चाहो तो उसी मंडी में बेचो, नहीं तो जहां अच्छे दाम मिले वहां बेचो। फिर आप पूछेंगे, सर ये क्या पहले क्या होता था? मैंने कहा पहले यह होता था कि किसान के ऊपर पाबंदी थी कि वो उसी मंडी में बेच सकता है जिस मंडी के क्षेत्र में उसके खेत पड़ते हैं।
यानी कि आपके क्षेत्र में जितनी भी खेत पड़ते हैं, मंडी के अपने क्षेत्र हैं और वो उन्हीं मंडी में अपने फसल को बेच सकता है। ऐसा सुनिश्चित किया हुआ था भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी एपीएमसी एक्ट के माध्यम से। कौन से एक्ट के माध्यम से? एपीएमसी, जिसे कहा जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। और मेरे प्यारे साथियों, यह कमेटी पहले क्या करती थी कि फसलों की कीमत निर्धारित कर देती थी कि भाई गेहूं इतने रुपए में खरीदे जाएंगे। जैसे मान लीजिएगा निर्धारित कर दिया आपके नजदीकी किसी मंडी में भाव कि यहां पर अनाज की एक बोरी 2000 रुपए की बिकेगी, तो उतने की ही बिकेगी मेरे प्यारे साथियों। अब वहां पर भाव थोड़ा 100-200 रुपए ऊपर नीचे हो जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के आधार पर। यह आप जाके मालूम करिएगा पिताजी से। लेकिन आपको अचानक कोई ये बताता है, कोई आपका जानने वाला है जो ये बताता है कि आपको मालूम है कि जो आपके यहां पर गेहूं का भाव चल रहा है 2000, वहीं गुजरात में इसका भाव 3000 रुपए बोरी है। अब आप सोचे कि यार मैं तो गुजरात में जाके बेच दूं तो बढ़िया है, लेकिन फिर वही बड़ी बात कि आप गुजरात तक जाएंगे, इतना खर्चा करके जाएंगे, ट्रक लेके जाएंगे, पैसा खर्च हो जाएगा, जितना कमाएंगे नहीं उतने का नुकसान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सरकार ने एक नया प्रावधान इस बिल में यह किया है कि आपको फसल बेचने के लिए जाना नहीं है, आप तो ऑनलाइन ढूंढिए कि आपको सही भाव कहां मिल रहे हैं। बस वहां पर क्लिक कर दीजिए कि मैं अपना अनाज बेचने के लिए तैयार हूं इस भाव पर। ऑनलाइन आप ई मार्केटिंग की व्यवस्था कर दीजिए, जिसे ई नाम दिया गया है, इनाम दिया गया नहीं है, ई नाम, यानी कि नेशनलाइज्ड एग्रीकल्चर मार्केट, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करेगा। जिसमें क्या है? जिसमें आप अपनी फसलों को ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं। अब बोले फिर ऑनलाइन बेच दिया तो? अब मैंने कहा कंपनी की हेडेक है, वो आएगी और ले जाएगी। जैसे आप लोगों ने कई बार OLX पे सामान बेचा होगा, जिसको चाहिए वो आपके पास आके सामान ले जाएगा। बेचा नहीं होगा तो बेचते हुए लोगों को देखा होगा, तो वो आएगा आपके पास से लेके चला जाएगा। एग्जैक्टली आपके साथ ऐसा किया जाएगा। तो आंसर बना कि सर फिर इस बात का विरोध क्यों हो रहा है? बहुत बढ़िया सवाल। तो इसके पक्ष और विपक्ष में दो बातें मैं आपको अब वो बताता हूं। पहली बात, सर ये किसानों के हित में है कि अहित में है? मैंने कहा भाई, केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया हुआ है कि 2022 तक आप लोगों की इनकम हम डबल कर देंगे। तो डबल करने के लिए किसानों को मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार के ऑफर देने जरूरी थे। रीजन क्या है कि भारत की इकोनॉमी जो है उसमें इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा सुझाया गया मॉडल था ये कि किसानों को किसी एक जगह पर लिमिटेड ना होने दिया जाए। तो ये बात अगर निकल के आती है तो किसानों के तो पक्ष में है, अच्छी बात है। फिर सर इसका विरोध क्यों हो रहा है? अच्छा, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विपक्ष है वो क्या कहता है कि सर यहां पर विपक्ष क्या कहता है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो मंडियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। मंडियां अगर खत्म हो गई तो फिर किसान अपना सामान बेचने कहां जाएगा? हर जो किसान है वो तो इस लायक नहीं है कि वो ऑनलाइन सामान बेच दे। हमारे देश में बड़ी आबादी सीमांत और लघु किसानों की है। सीमांत और लघु किसान उन्हें कहा गया जिनके पास जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। ऐसी स्थिति में जहां 25 करोड़ परिवार सीमांत और लघु किसानों के हैं, तो भाई सोचने की आवश्यकता है वो अपनी फसल बेचने कैसे जाएंगे। तो भाई विपक्ष का पॉइंट भी वैलिड है, लेकिन इस वैलिड पॉइंट को समझाते समय विपक्ष यहां पर एक चाल खेल गया। और वो चाल क्या है? लोगों को एक मिस इंफॉर्मेशन दे गया। और वो मिस इंफॉर्मेशन क्या है कि मंडियां बंद हो जाएंगी, जबकि राइट आंसर ये है मंडियां बंद नहीं हो रही हैं। मंडियों के ऑप्शन में एक और ऑप्शन रख दिया जा रहा है कि आप चाहो तो इस मंडी में बेचो, नहीं तो किसी और मंडी में बेच दो। आपको जहां मन करे वहां बेच दो। इससे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, इससे तो उस मंडी को भी किसानों को अब अच्छे भाव देने होंगे। तो बोले अच्छा, तो इसके अंदर गुगली खेल दी किसने? अपोजिशन ने। फिर आप एक सवाल पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, फिर अपोजिशन ने इसका और क्या आधार बनाया? ये तो चलो मिस इंफॉर्मेशन हो गई, और क्या आधार बनाया? अपोजिशन ने कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। अपोजिशन ने कहा कि भारत के संविधान की अनुसूची 7 में जो 3 प्रकार के विषय दिए गए हैं, केंद्रीय विषय, राज्य सूची के विषय और कंकरंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के विषय, उसमें सूची क्रमांक नंबर 2 जो है, सूची जिसको हम स्टेट विषय कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, उस राज्य सूची में एंट्री नंबर 14 और एंट्री नंबर 28 में कृषि और उसके उत्पादों का जो विपणन है वो राज्य सूची का विषय है। तो फिर केंद्र सरकार इस पर नियम कैसे बना रही है?
मुद्दा समझिएगा। भारत के अनुसूची 7 में, संविधान की अनुसूची 7 में स्टेट सूची यानी स्टेट लिस्ट जो है उसमें एंट्री नंबर 14 और एंट्री नंबर 28 जो है वो एग्रीकल्चर से ही जुड़ी हुई है और कृषि से जुड़ी हुई और कृषि संबद्ध जो एक्टिविटी है वो तो राज्य सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची के विषय पर केंद्र यानी कि लोकसभा नियम कैसे बना रही है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन गया। बोले सर इससे तो जो सहकारी संघवाद है जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं वो तो प्रभावित हो गया। सर ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं राज्य। लेकिन सर फिर केंद्र सरकार का क्या कहना है? केंद्र सरकार का कहना है कि पदार्थों जो कि भोजन में उपयोग में आए उनका प्रचार और व्यापार, उनका व्यापार और प्रसारण जो है वो समवर्ती सूची में आता है। देखिए ध्यान से समझना, आप लोग ध्यान से समझना, कृषि जो है वो राज्य सूची में है, सही बात है, लेकिन जो विपणन है यानी कि जो खाद्य पदार्थ आप खा सकते हैं उनका व्यापार यानी कि ट्रेड, और जो ट्रेड के साथ साथ जो प्रमोशन है कॉमर्स के अंदर, वाणिज्य के अंदर, वो समवर्ती सूची में आता है। अगर समवर्ती सूची में आता है तो वहां पर केंद्र भी राज्य नियम बना सकता है और राज्य भी नियम बना सकता है। तो हम केंद्र वाले हैं, हमने नियम बना दिए, और जब हम नियम बना देंगे तो तुम्हारे सारे नियम जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। बोले सर बात तो सही है, लेकिन फिर भी सर एक बात बच गई। बोले क्या? ये बात तो जो केंद्र में लोग हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल समझ में आ जाएगी। फिर कृषि मंत्री छोड़ के क्यों चल दी? हमने कहा हाँ ये मुद्दा तो बिल्कुल सही है। और फिर राज्य सरकारें इसके विरोध में क्यों आ गई, अभी बताते हैं। राज्य सरकारें विरोध में आने का इसका तीसरा कारण भी जान लीजिए। पहला कारण तो मैंने क्या बता दिया, मंडियां खत्म हो जाएंगी। दूसरा कारण क्या हो गया, सहकारी संघवाद पीड़ित हो जाएगा। तीसरा कारण मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, मंडियों को जब कोई फसल बिकने आती है तो राज्य सरकार द्वारा वहां पर मंडी शुल्क लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मंडी शुल्क लगाया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों ये जो मंडी शुल्क लगाया जाता है ना, ये बड़ी मात्रा में लगाया जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यह है कि यहां पर बड़ी मात्रा में, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि यहां पर बड़ी मात्रा में मंडी शुल्क लगाया जाता है। बोले मंडी शुल्क में क्या होता है सर? हमने कहा मंडी शुल्क में कारण यह होता है मेरे प्यारे साथियों कि आपको बड़ी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है, राज्यों को रेवेन्यू प्राप्त होता है। जैसे भारत में जो सबसे ज्यादा धान और गेहूं पैदा करने वाले राज्य हैं उनमें ये 3 ही राज्य तो हैं, पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है। और मंडी शुल्क का अनुमान यह है कि पंजाब में 100 करोड़ रुपए सालाना लगभग मंडी शुल्क से प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में तो पंजाब का अपोजिशन में उतरना तय है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार उतर गई सरकार के विरोध में। अब एक चौथी बात और मैं आपको यहां बता देता हूं, और वो क्या है मेरे का भाई साहब, चौथी बात यह है कि ये जो हरसिमरन कौर जी हैं इनका उतरने का पीछे प्रमुख रीजन ये भी है कि ये एक किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं। किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं तो जो बड़े जमींदार टाइप के किसान हैं, उन जमींदार टाइप के किसानों को जिनकी अपनी मंडी में एक सीट होती है, आप मालूम करिएगा अपने पिताजी से, दादाजी से मालूम करिएगा कि मंडी का जो चुनाव होता है उस मंडी के चुनाव में सामान्यतः जीतता कौन है, तो वो आंसर देंगे कि भाई जो बड़ा जमींदार है हमारे क्षेत्र का वही सामान्यतया उस मंडी के अंदर बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। तो बोले जब वो बड़ा पद प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में उनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहां पर तो असली रेवेन्यू तो चला गया, क्योंकि केंद्र सरकार सीधा किसानों को पहुंचा रही है। तो जो वो मध्यस्थता है ना किसानों के बीच में और जो ऊपर जहां पर जरूरत है उसके बीच में मीडिएटर खत्म हो रहा है, और मीडिएटर जो है वो सीधे किसानों को भड़का रहा है। क्या कह के भड़का रहा है कि बेटा मंडियां बंद हो जाएंगी, तुम बेचोगे कहां, नंबर 1। दूसरा, केंद्र सरकार बेटा नया चाल खेल रही है। बोले क्या? बोले तुम्हें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार उसे खत्म कर रही है। अब आप पूछेंगे सर ये क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? चिंता ना करिए, मैं ये आपको भी समझा देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, होता कुछ इस प्रकार से है कि अगर आपके पास में खेत में कोई फसल पैदा की गई
और मान लीजिए कि फसल की जो है वो बम्पर पैदावार हो गई, बम्पर पैदावार हो गई तो हम तो जानते ही हैं जब पूर्ति ज्यादा हो जाए और मांग कम रहे तो सामान्यतया दाम कम मिलते हैं। जैसे मान लीजिए गेहूं की उत्पादन तो हो गया बहुत सारा और जरूरत है नहीं, गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया तो किसान को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ऐसी स्थिति में फूड सिक्योरिटी एक्ट जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके तहत भारत के किसानों के पास भी सही प्रकार से लाभ पहुंचे, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। सरकार कहती है किसान से कि आप परेशान मत होइए, अगर बम्पर पैदावार भी हो गई तो भी मैं ये खरीद लूंगी, इतने मिनिमम इतना दाम तो आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपको कहा जाता है ना कि भाई किसी नौकरी में मिनिमम कितनी तनख्वाह है, बोले मिनिमम इतनी तो है ही, बाकी तेरी हिम्मत तेरी मेहनत है भाई। एग्जैक्टली सरकार बोलती है कि इतना मूल्य तो मैं आपका तय कर ही दूंगी, आप अब चिंता मत करिए। अब आपके दिमाग में डर क्या भरा जा रहा है? डर यह भरा जा रहा है किसानों के दिमाग में कि भाई सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। वास्तविकता में राइट आंसर यह है सरकार कुछ भी खत्म नहीं कर रही है, किसानों को एक और विकल्प दे रही है ताकि उन्हें मार्केट के हिसाब से अच्छा भाव मिल जाए। मान लीजिए कि मार्केट की जरूरत है कि गेहूं अच्छा 3,000 रुपए किलो बिके या 3,000 रुपए बोरी बिके और वो नहीं बिक पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देकर के उसे उस लायक लाया जाता है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई? तो मैंने दो मुद्दे आपके सामने यहां पर प्रॉपर तरीके से क्लियर कर दिए। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। दूसरा है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूं साथियों क्योंकि आने वाले दिनों में पूरा देश जो है वो उबलेगा इस मुद्दे पर, तो मुद्दे की पहले ही समझ विकसित कर लो ताकि आपके दिमाग में पहले क्लैरिटी रहे, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहे कि क्या होने जा रहा है। अब दूसरा नंबर है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट फॉर प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो ये प्राइस एश्योरेंस जो है यहां पर ये आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गया, फार्म सर्विसेज। अब इसमें क्या है? अब इसमें है मेरे प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा पॉइंट, वो भी आपको समझना जरूरी है और उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब ये क्या है? अब इसको भी समझिएगा। एक बात यहां पर अच्छे से समझ लीजिएगा कि इस बिल का समर्थन देश के जितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन सब ने किया है, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब आपके सामने सवाल बना, बोले सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? मैंने कहा भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब होता है खेती, वो खेती जो कि ठेके पर दर करके की जाए। बोले सर कैसे? मैंने कहा अभी बताते हैं। मैंने कहा सोचो भाई, ऐसा है मान लीजिए कि आपके पास में ना 10 बीघा खेत है। बोले सर 10 बीघा तो हमारे पास नहीं है। मैंने कहा अज्यूम करो आपके पास 10 बीघा है, फिर हम अपने हिसाब से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आपने 10 बीघा खेत लिया, अब उस खेत में आपको मालूम है कि 2 प्रकार की फसलें आप सामान्यतः पैदा करते हैं, कभी सरसों पैदा कर लिए, कभी गेहूं पैदा कर लिए, कभी चना पैदा कर लिए, 2-4 फसलें गिनती की आपकी फिक्स हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप इस फसल में डाइवर्सिटी नहीं ला पा रहे, विविधता नहीं ला रहे, लेकिन मार्केट को वर्तमान में जरूरत है सरसों के तेल की। ध्यान से सुनिए, भारत अपना एडिबल ऑयल जो है वो आयात करता है। अब देश को आवश्यकता है कि एडिबल ऑयल परचेज किया जाए, हम बाहर से आयात कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी आपसे यह कहे कि मुझे आप अपनी जमीन पर फसल उगाने का मौका दे दीजिए, मालिक आप ही रहेंगे, आपके बिना पूछे यहां पर हम कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेंगे और यह आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। स्वेच्छा पर निर्भर करेगा इसका मतलब क्या हुआ? आप चाहेंगे तो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं तो अब कंपनी बन के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हूं, अब आपको भगा दूंगी, कंपनी बोल रही है, ऐसा नहीं है। आपका मन है, आपको देनी है अपनी फसल, हमको देनी है, दो नहीं तो मत दो। मैं आपको यह गारंटी जरूर दे सकती हूं, कंपनी का कहना है कि यह फसल जो हम पैदा करेंगे, यह फसल इतने दाम में तो आपसे खरीदेंगे, यानी मिनिमम दाम इतना तो हम आपको दे के ही रखेंगे। यानी कि फसल बोई नहीं, उससे पहले आपको बता दिया कि क्या भाव रखा जाएगा। नंबर 2, आपको यह भी कह दिया कि अगर अकाल पड़े, अगर तेज बरसात आ जाए, फसल बिगड़ जाए, चिंता मत करो, तब भी हम परचेज करेंगे। यह दूसरा अश्योरेंस दे दिया। और कंपनी इस आधार पर आपके खेत में फसल उत्पादित करती है तो इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। तो फिर आप पूछेंगे इसका विरोध क्यों हो रहा है? विपक्ष इसके लिए ऐसे भड़का रहा है यह कह करके कि किसानों की जमीन चली जाएंगी, जबकि राइट आंसर यह है कि किसान अपनी इच्छा से अपनी जमीन किसी कंपनी को देना चाहे तो देगा, अदरवाइज नहीं देगा। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? फिर आप पूछेंगे
सर ऐसे क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहली बार हो रही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं, भारत में ऑलरेडी चाहे पोल्ट्री देख लो, मुर्गी पालन देख लो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आज भी इसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किए जाते हैं। इवन आप अपने पिताजी से पूछिएगा कि उनके खेत जो कि अभी वर्तमान में गांव में हैं और आप लोग शहर आ चुके हैं, वो अपनी खेती कैसे कर रहे हैं, वो भी किसी ना किसी को अपनी जमीन कॉन्ट्रैक्ट पर देके आते हैं कि भैया तुम फसल पैदा करो, हमें फसल दे देना, मालूम करिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई, ठीक है। तो तीसरी चीज ये हो गई। अब चौथी चीज समझिए मेरे प्यारे साथियों, जो आपको समझनी जरूरी है। तो यहां पर यह मुद्दा क्लियर हो गया। मैं माफी चाह रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल में इसे ले जा रहा हूं, लेकिन अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप समझ विकसित नहीं करेंगे तो आपको यह बिल्कुल लाभ नहीं देगा। आप यह सोच करके मेरी क्लास में कतई मत आइए कि सवाल की संख्या क्या चल रही है। मैं एक सवाल के साथ इतना बड़ा लेक्चर तैयार करवा दिया हूं आपका कि आप आने वाले दाएं बाएं जितने भी सवाल हैं उन सबको कर सकते हैं। आपको अगर इशू समझना हो तो आपका स्वागत है, अगर आपको क्वेश्चन आंसर करने हो तो मैं माफी चाहता हूं, मुझसे वो नहीं हो पाता। मैं क्वेश्चन का आंसर बता के नहीं बढ़ पाता, मुझे समझाने की आदत है। कृपया करके मेरा सहायता करें, और हो सके आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो सेशन शेयर करते चलें। अब तीसरी चीज है असेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तु बिल। अब इसमें क्या है, ये भी बहुत अल्टीमेट चीज की गई है, और इसमें मेरे प्यारे साथियों क्या है, बात को ध्यान से समझना बेटा। क्या हुआ, मैं आपको उदाहरण सहित समझाता हूं। मालूम है आप लोगों ने अभी कोरोना काल में एक चीज देखी थी, और वो क्या था, आप लोगों ने देखा कि भारत के जो भी मास्क हैं या सैनिटाइजर्स हैं, इन सबको उठा करके डाल दिया गया था असेंशियल कमोडिटी में। किस में डाल दिया गया था? आवश्यक वस्तुओं में डाल दिया गया था। क्यों डाल दिया गया था? क्योंकि यह कहा गया कि यदि कोई ने इसकी कालाबाजारी कर ली तो भाई मास्क भी जो 5 रुपए का है वो 50 में बिकेगा। सरकार ने कहा कि असेंशियल कमोडिटी में जैसे ही हम किसी आइटम को डालते हैं, उसकी स्टॉक करने वाले के ऊपर, यानी जिसने उसका संग्रह कर रखा है, हम उसके ऊपर छापा मार सकते हैं, उसे हम अपने यहां पर रुकने नहीं देंगे। असेंशियल कमोडिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु को आप असेंशियल कमोडिटी नाम दे दो। मान लो कि मैंने नाम दे दिया कि वर्तमान में आलू असेंशियल कमोडिटी है। ऐसी बात जैसे ही मैं आपको बोलूंगा तुरंत इसका मीनिंग निकलेगा कि अगर अब आपने आलू का स्टॉक कर लिया तो सरकार छापा मार के आपके ऊपर पेनल्टी लगा देगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, इसके तहत किया क्या गया है, अब ध्यान से समझना। देखो मुद्दे को अगर आप समझ गए हो ना, फिर से समझ लो। अगर मैंने बोला असेंशियल कमोडिटी, असल में इसको लेकर के भी लोगों को बरगलाया जा रहा है। क्या है असेंशियल कमोडिटी? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने कहा कि आलू असेंशियल कमोडिटी है, यानी कि आप इसका स्टॉक नहीं कर सकते। अगर आलू असेंशियल कमोडिटी है तो आप इसका स्टॉक नहीं कर सकते। अब मैं पॉइंट क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा आलू असेंशियल कमोडिटी नहीं है, यानी कि असेंशियल कमोडिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका स्टॉक कर सकते हैं। तो फिर आप पूछेंगे तो कहना क्या चाहते हो? हमने कहा कहना चाहते हैं मित्र, सरकार ने इसमें एक बहुत बड़ा प्रावधान किया है जो कि किसान के हित में है। क्या मेरे प्यारे साथियों, दलहन जो बोलते हैं, दालें जिसे आप कहते हैं दलहन, तिलहन जिसमें तेल निकलता है, तिलहन मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार से आलू, प्याज, ये जितने भी टमाटर, इन सब को निकाल करके असेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया गया है। असेंशियल कमोडिटी से बाहर निकाल दिया गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि आप इसका स्टॉक कर सकते हैं। स्टॉक कर सकते हैं मतलब जब आपको बेचना हो तब बेचें। यह तो बहुत बड़ी बात है। फिर सर इसका विरोध क्यों हो रहा है? मैंने कहा भाई विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों की पॉलिटिकल रोटियां बिक जाएंगी। फिर आप पूछेंगे सरकार लोगों को लोग सरकार को भड़का रहे, मतलब जनता को भड़का रहे हैं। बिल्कुल। अब तीसरा मुद्दा समझिए। फिर आप पूछेंगे सर अगर ऐसा हो गया फिर तो कालाबाजारी जोरों पर चली जाएगी। नहीं, सरकार ने इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रावधान भी किया है कि स्टॉक आप करना तो शुरू कर दिए, लेकिन पता चला कि स्टॉक तो कर लिया, स्टॉक की वजह से आसमान में भाव छूने लग गए तो महंगाई बढ़ गई। सरकार ने कहा कि कोई भी अगर बागवानी फसल है, बागवानी का मतलब हुआ बाग में पैदा होने वाली फसल है, जैसे कि गन्ना है, आम है, जो भी बाग से पैदा करते हैं आप, हॉर्टिकल्चर की जो फसलें हैं, यदि उनके भाव एक साल में 100% बढ़ गए, यदि उनके भाव एक साल में 100% बढ़ गए, यानी कि 50 रुपए किलो आपका बिक रहा था, मैंगो बिक रहा था, अब वो एक साल के अंदर 100 रुपए किलो हो गया, तो फिर हम उस मैंगो को उठा करके असेंशियल कमोडिटी में डाल देंगे।
भाई ये मुद्दा तो बिल्कुल सही से क्लियर हो गया, यानी कि अगर आपने उसको उठा करके असेंशियल कमोडिटी में डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी स्टॉकिंग अब नहीं कर पाएंगे और लोगों को आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार से नॉन पेरिशेबल गुड्स, यानी जो चीजें खराब नहीं होती, जैसे कि आपका अनाज है या खाने के लिए, क्योंकि ये कोई बागवानी की फसलें तो नहीं है, अनाज है, आलू है, ये जो आप संग्रह करके रख लेते हैं, प्याज है, दाल है, तिलहन है, इन सब के ऊपर कहा गया कि अगर एक साल में इनका प्राइस 50% से ऊपर बढ़ गया तो फिर इसके ऊपर भी असेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया जाएगा ताकि आम जनता को इसका नुकसान ना हो। तो आप मुझे यह बताइए कि यह किसानों के हित में है कि अहित में है? इससे यह तो तय हो गया ना कि स्टॉक बढ़ेगा तो दाम बढ़ेंगे तो किसका लाभ होगा? किसान का। कम से कम 100% दाम बढ़ने की तो यहां पर उम्मीद है, ऐसे ही 50% दाम बढ़ने की तो यहां उम्मीद है। अब आप सोचिए, हर तरह से किसान के फेवर में है, लेकिन किसान को ही सड़कों पर लाया जा रहा है। क्या कह के लाया जा रहा है कि देखो बेटा, एमएसपी खत्म हो गई तो तुम रोड पर आ जाओगे, मंडियां खत्म हो जाएंगी तो तुम रोड पर आ जाओगे, और उल्टा यह बताया जा रहा है कि तुम स्टॉक नहीं कर पाओगे। किसान कह रहा है अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो प्राइवेटाइज हो गया है सारा मामला। और बार बार वो प्राइवेटाइजेशन बीच में घुसा देते हैं कि भाई प्राइवेटाइज हो रहा है तुम्हारा काम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही है। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों, इल इंफॉर्मेशन हानिकारक होती है। आप इस बात को समझ के चलिएगा। यह बात मैंने कल द हिंदू वाले सेशन में भी डिटेल में बताई है और यहां पर भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, किसानों के लिए हितकर है। माफी चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चला गया, लेकिन जरूरी था मेरे प्यारे साथियों। अब आगे